हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। जो लोग पहली बार इस सीरीज़ से जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ मेथड्स को। कौन सी मेथड्स टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी क्या है? टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। पर हम एजुकेशनल सेटअप में बात कर रहे हैं। एजुकेशनल सेटअप में किसी भी ह्यूमन या लर्नर के बिहेवियर को समझने के लिए हम इन 5 मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि होती 13 मेथड्स हैं, वो मैंने आपको लिख करके बताई थी यहाँ पर पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं इसके पिछला जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी। तो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन मेथड की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग अब आज देखने वाले हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, टाइप्स या स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, स्टेप्स क्या क्या यूज होती हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में। फिर हम इसके देखेंगे बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स, या कह सकते हैं आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, तो इन 4 स्टेप को आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसा कि हमने बात करी थी, टू ऑब्जर्वेशन इज टू स्टडी द एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है, किसी भी इंसान के बाहरी जो बिहेवियर है उसको देख करके उसके माइंड की स्टडी करना, दैट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, बाय स्टडिंग द एक्सटर्नल बिहेवियर एनालाइज और आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ माइंड और माइंड प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के टाइप्स क्या क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड कितने कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, मैंने उस दिन ही बताया था आपको। एक हो जाएगा फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक, तीसरा हो जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ हो जाता है नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक में क्या क्या होता है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, तो आप नोट करते रहिएगा। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो एजुकेशन के हैं वो इस साइड से बनते हैं। अच्छा, साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 इयर्स के पेपर आपको एक साथ एक क्लिक पर मिल जाएंगे। उस एड्रेस, जो वेब एड्रेस है उसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने वहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। बस क्लिक कीजिए और पूरे पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके सामने। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं फॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसे हम औपचारिक अवलोकन भी कहते हैं। औपचारिक अवलोकन दोस्तों इस तरीके का होता है, जैसे कि आपने जो आपका बीएड में आप लेसन प्लान लेने के लिए गए होंगे, तो आपके टीचर या जो ऑब्जर्वर है क्लास के पीछे बैठ करके आप जो टीचिंग कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही होता है दैट सब्जेक्ट इज अवेयर अबाउट द ऑब्जर्वेशन। सब्जेक्ट जो है, जिसका भी ऑब्जर्वेशन होने वाला है, उसको पता है कि भाई मेरा आज ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आपने बीएड के लेसन प्लान या किसी और आपका कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब आप टीचिंग कर रहे हो नॉर्मली, तब भी प्रिंसिपल आपको आकर के ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तब वहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है इसका, सब्जेक्ट इज अवेयर अबाउट द
ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है टाइम, प्लेस, डेट एंड रीजन आर नोन टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है उसको पता है किस समय पर, कहाँ पर, किस डेट पर और किस रीज़न के लिए उसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वर गिव इट्स इंट्रो इन सम केसेस। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो कई बार अपने इंट्रोडक्शन भी देता है किसको, सब्जेक्ट को, कि भाई मैं ये हूँ और मैं आज आपका ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, औपचारिक अवलोकन। दोस्तों अब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये कितना जो है कितना परिणाम आपको इससे मिलता है, कितना फ्रूटफुल ये है। तो एक चीज़ इसमें ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको पता हो कि किसी चीज़ के लिए आज आपका ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो अगर आप उस चीज़ में नहीं भी अच्छे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेंगे उस दिन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल टाइम में होता था, एक्सपेरिमेंट आता किसी को नहीं है पर सब लैब कोट पहन के बढ़िया से खड़े हो जाते थे। टीचर पहले से ही बता देती थी आज ये आने वाला है, ये आकर के आपको ऑब्जर्व करेंगे फला टीचर, तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, या बीएड लेसन प्लान को हम ले लें, आपको पता होता है कि आज आपका ऑब्जर्वेशन है, तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आप बहुत अच्छे हैं वो तैयार करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन की कमियां क्या हो गई यहाँ पर, कि जो इंसान है वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है वो यहाँ पर छुपा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि आज ऑब्जर्वेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये इतना रिलायबल मेथड नहीं है टू अंडरस्टैंड और एनालाइज अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। किसी की पर्सनालिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो इससे आसानी से पता नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहले से ही सब कुछ पता है पर्सन को कि भाई आज ऑब्जर्वेशन है, तो वो अपने आप को उस हिसाब से बदल लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अब इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसका जस्ट उल्टा। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या है, सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं ये मिटा देती हूँ, यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट हम लोग इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक हो गया यहाँ पर। अनौपचारिक अवलोकन में क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट, सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज द ऑब्जर्वेशन इन नेचुरलिस्टिक कंडीशन और इन्वायरमेंट। अभी मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल डिटेल में कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वेशन हम आर्टिफिशियल कंडीशन में भी कर सकते हैं और नेचुरल कंडीशन में भी कर सकते हैं, पर ऑब्जर्वेशन की रिलायबिलिटी तभी होगी जब वो नेचुरलिस्टिक कंडीशन में किया जाए। मतलब क्या हुआ नेचुरलिस्टिक कंडीशन का, दैट सब्जेक्ट को पता नहीं है कि उसका आज ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर होगा जैसा वो अंदर से है। और अगर आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से जैसे वो नॉर्मली बिहेव करता है, तो आपको उसके जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी के पता होंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द नेचुरलिस्टिक कंडीशन। और इन्वायरमेंट में इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है। नाउ इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें, इट इज़ स्पॉन्टेनियस, वही बात हो गई, इट इज़ स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक होने वाला। ठीक, और यहाँ पर जो है रिलायबिलिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू इन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन के कुछ की पॉइंट्स भी समझ में आ रहे हैं, दैट ऑब्जर्वेशन हमेशा सही कब होगा, जब वो नेचुरलिस्टिक कंडीशन में होगा, ना कि आर्टिफिशियल कंडीशन। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड टाइप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आप ज्वाइन कर ले रहे हैं किसी ना किसी काम में, कोई एक्टिविटी या किसी ग्रुप एक्टिविटी में, या सिंगली आप उनके साथ समझिए कहीं घूमने चले गए, एक्सकर्शन पे चले गए, कोई नॉलेजेबल ट्रिप पे चले गए। ऐसे समय पे
जब आप किसी एक सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं और फिर उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो वो किस में चला जाता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ज्वाइन द सब्जेक्ट इन एनी एक्टिविटी और ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में आपने सब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया और फिर साथ में काम करते हुए आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं उनको। ऑब्जर्वर कैन क्लोजली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट, यहाँ पर मौका मिलता है कि आप बहुत करीब से जान पाएँ किसी को। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, तो वही बात हो गई कि अगर आपको पता है कि भाई पास वाला मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। आपका जो है नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बिहेवियर जो होता है, अचानक से जो आप करते हैं, वो जो है यहाँ पर समझ में उसे नहीं आ पाएगा कि आपका रियल नेचर क्या है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है और आपको ये पता है तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है आपको किसी ग्रुप एक्टिविटी में ज्वाइन नहीं करता, आपको दूर से जो है ऑब्जर्व वो कर लेगा, पर यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। हालांकि इस तरीके के ऑब्जर्वेशन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर दूर से देखने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होती हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स क्या हैं। ऑब्जर्वेशन करने की 4 स्टेप्स हैं, अब उन 4 स्टेप्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं। दैट स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, एक ऑब्जर्वेशन जब आप करने जाते हैं तो कौन कौन सी स्टेप्स उसके दौरान आपको फॉलो करनी है। 4 स्टेप्स हैं। पहली है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करने से पहले आपको किन किन तैयारियों को करके रखना है, क्या क्या सोच के रखना है, वो सब इस स्टेप में आएगा। ऑब्जर्वेशन जो आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्सन को, वो टोटल इसमें आएगा। फिर ऑब्जर्वेशन से जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, और फिर उस जो रिज़ल्ट लेकर के आए हैं आप इंटरप्रिटेशन के बाद, वो किस तरीके से जनरलाइज होगा, किस सिचुएशन पर जनरलाइज होगा, वो देखा जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसमें स्टेप्स देखते हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहली चीज़, किसी भी पर्सन के बहुत सारे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, किस चीज़ को आप जो है असेस करने वाले हैं, तो पर्सनैलिटी कैरेक्टर और ट्रेट टू बी असेस्ड। कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट या कैरेक्टर आप किस चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले हैं किसी एक पर्सन में, पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, कौन सी मेथड आप लगाएंगे, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। हो सकता है ऑब्जर्वेशन में भी आप चेकलिस्ट का यूज़ कर रहे हो, ठीक, इस तरीके की चीज़ें ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ये देखनी है कि इन्वायरमेंट कैसा होना है, सिचुएशन किस तरीके की क्रिएट करके रखनी है वहाँ पर, सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आप किसी भी पर्सन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अगर वहाँ कोई ऑड सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, हाउ टू हैंडल एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, इसको कैसे देखें हम, मान लीजिए हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से और कोई उसका रिलेटिव या फ्रेंड आ गया पीछे से आपके। अब ये हो गई एडवर्स सिचुएशन के, उसको पता लग जाएगा सामने वाले को कि भाई कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका रिलेटिव या उसके फ्रेंड ने आपको देख लिया है। तो ये क्या हो गई, एक एडवर्स सिचुएशन हो गई। इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ऑब्जर्वेशन के दौरान तो किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपको पहले से सोच करके रखना है। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका किस तरीके से आप जो है आपके रिजल्ट को, हाउ टू मेक रिजल्ट या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन मोर रिलायबल,
किस तरीके से आप कहेंगे कि हाँ भाई ये विश्वसनीय जो है, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करके जो रिजल्ट लाए हैं वो विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता आप किस तरीके से निर्धारित करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्वेशन करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी है। प्लानिंग और प्रिपरेशन में आपको ये 4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेप, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मीन्स एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो प्लानिंग और प्रिपरेशन में आपने जो जो तैयारियाँ की हैं उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ें लेनी है आपको, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन जो हो वो कहाँ पर हो, नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में होना चाहिए। डू नॉट रिले ओवर द रिजल्ट ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ऐसा नहीं कि किसी को एक बार एक ही सिचुएशन में देखा और अपना कंक्लूजन निकाल लिया, नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन पर कभी भी रिले नहीं करना है। सिंगल, डू नॉट रिले ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कम से कम अपनी ऑब्जर्वेशन को 2 से 3 बार दोहराना है। अगर उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही निकल रहा है तब वो मानी जाएगी कि हाँ वो ऑब्जर्वेशन कैसी है, रिलायबल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एक नहीं, कम से कम 2 या 3 बार आपको किसी पर्सन के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है ना, और अपनी ऑब्जर्वेशन को आप किस तरीके से रिलायबल बना सकते हैं? एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर यूज़ करके, जैसे आप कर रहे हैं और आपने आपके फ्रेंड को भी एक बोल दिया कि भाई इसको ऑब्जर्व करना है हमें। हालांकि ये बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं हम, ट्रेंड ऑब्जर्वर्स होते हैं किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए, साइकोलॉजी पढ़े हुए। ये तो हम एक कॉमन उसमें बोल रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल देकर कि अगर किसी के बारे में पता करना है तो तू भी देख भाई, मैं भी देखता हूँ, वो वाला हिसाब है यहाँ पर। ठीक है, तो डू नॉट रिले ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन, यूज मोर देन 1 ऑब्जर्वर। ठीक है, ताकि दो क्रॉस चेक हो सके कि भाई दोनों की थिंकिंग के हिसाब से वो पर्सन कैसा है। नाउ फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर में क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आप करके लाए हैं उसको आप क्या करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रीट करेंगे। अब ये हर पर्सन के लिए, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। सिंपल आपको ये समझना है कि जो भी डाटा आपने इकट्ठा करा है उसको देख करके एनालाइज करना और एक पर्सन की क्या क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है उनको छांट करके एक तरफ कर लेना कि भाई अच्छा इसमें इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव किया है, मतलब कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर आता है जर्नलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जर्नलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट क्या, जैसे कि एक एग्जांपल हमने एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करी किसी की लॉयल्टी चेक करने के लिए कि वो कैसा है। हमने एक 500 का नोट नीचे गिरा दिया और फिर देखा कि वो पर्सन, और हमने पूछा कि अरे ये आपका नोट तो नहीं है कहीं, तो पर्सन अगर लॉयल होगा तो वो क्या बोलेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, और अगर फेक होगा तो वो बोल देगा कि हाँ ये तो मेरा है। तो जो भी रिज़ल्ट आप इस तरीके की सिचुएशन से ऑब्जर्व करके निकाल के लेकर के आए हैं वो हर जर्नलाइज करना, उसको मतलब कि दूसरे लोगों पर भी वो रिज़ल्ट अप्लाई होते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल करके लेकर के आए हैं वो सिर्फ एक सिचुएशन में एक ही पर्सन पर जो लागू है, क्या वो दूसरी सेम सिचुएशन में दूसरे पर्सन पर भी लागू हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, जर्नलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। दैट द इंटरप्रिटेशन मेड आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश जर्नलाइज्ड ओपिनियन, फैक्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ इसको, इंटरप्रिटेशन मेड आर यूज्ड टू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको यहाँ पर कि किस तरीके से एनालाइज्ड रिजल्ट को आप जर्नलाइज करते हैं, सिमिलर सिचुएशन में आपके रिजल्ट जो है अप्लाई हो सकते हैं या नहीं, वो यहाँ पर हम जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट में बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लिख दिया है, आप अगर नोट्स बना रहे हैं साथ में तो ये आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जर्वेशन मेथड का जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन करने के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं वो देख रहे हैं। 5 मैंने पॉइंट लिए हैं, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं पर जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड की मेरिट्स क्या है, मतलब कि इसकी खूबियाँ क्या है। वी कैन वेरीफाई द डिराइव्ड रिजल्ट। आप जो भी रिजल्ट आपने ऑब्जर्वेशन करके लेकर के आए हैं, अगेन ऑब्जर्वेशन करके आप उस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव्ड जो भी रिजल्ट आप लेकर के आए उसको वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन करके वेरीफाई कर सकते हैं या दूसरे ऑब्जर्वर से भी वेरीफाइड करवा सकते हैं। नाउ मोस्ट कन्वीनियंट मेथड एज डन इन नेचुरल सिचुएशन। मोस्टली जो है ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया नेचुरल सिचुएशन में किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो कैसे होते हैं हमारे लिए मोस्टली, क्योंकि नेचुरल सिचुएशन में होता है इसलिए कन्वीनियंट होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो बिहेवियर हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी पर्सन का। नेक्स्ट है ये मेथड कैसी है, इकोनॉमिक मेथड है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस दूर से ऑब्जर्व करना होता है, मनी ज़्यादा नहीं लगती। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप क्या डिवाइसेस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने पास में रखेंगे। ठीक है, और टाइम भी इसमें कम लगता है। नाउ इसके बाद क्या आता है, वी कैन कलेक्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्वालिटेटिव डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा मतलब नंबर्स के फॉर्म में भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की, तब हम इन टर्म्स को और अच्छा डिटेल में समझेंगे। नाउ वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है फ्रेंड्स जिससे आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, किसी भी तरीके के। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए मेरिट्स में। अब डीमेरिट्स देखते हैं, लेक ऑफ गुड एंड ट्रेंड ऑब्जर्वर। जैसा कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन कोई मजाक का काम नहीं है, एक ट्रेंड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है एक एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, किन चीज़ों को देखना है, किस तरीके से देखना है, कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना, वो सब एक ट्रेंड ऑब्जर्वर ही समझ सकता है। तो कमी क्या है कि अगर ऑब्जर्वर ट्रेंड नहीं है तो फिर जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे या आपके रिज़ल्ट की रिलायबिलिटी बहुत कम होगी। फिर लेस सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी दोस्तों अलग अलग चीज़ों के समझने के लिए यूज़ की जाती है या अलग अलग पहलू से इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जो है ऑब्जर्वर की भी हो सकती है और सब्जेक्टिविटी यहाँ पर जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं उसकी भी हो सकती है। सब्जेक्टिविटी को अभी आप इस तरीके समझ लीजिए, जो चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए दी गई है सिर्फ उसी पर ध्यान रखना, उससे ध्यान भटकाना नहीं, अपने मन की कुछ चीज़ नहीं लगाना, जो देखने को बोला है वही लगाना, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके लिए कौन सी मेथड लगनी चाहिए वही यूज़ करना। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिविटी में आ जाएगी। और ये जो 3 टर्म है सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगी। नाउ फिलहाल पार्शियल एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखिए आपका जो रिजल्ट, जो ऑब्जर्वर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है जिससे उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन में उससे पार्शियल हो सकता है ना, और उससे बदला भी रिवेंजफुल एटीट्यूड भी रख सकता है। मान लीजिए ऐसा होता भी है कई बार, जब वही बात आ जाती है कोई टीचर है किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप लेसन प्लान लेने गए, कोई टीचर ऐसा टीचर आपको ऑब्जर्व करने आया जिससे आपकी नहीं बनती, तो फिर आपको रिवेंजफुल एटीट्यूड को फेस करना पड़ सकता है अपने नंबर्स में। नाउ लेक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कम मानी जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दूसरा पर्सन किसी अनदर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को कोड कर रहा होता है वहाँ पर। नाउ टोटल बिहेवियर रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो 2 तरीके के बिहेवियर से मिलकर के बना होता है, या किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी 2 चीज़ें? एक्सटर्नल बिहेवियर, ठीक है, और इंटरनल बिहेवियर। अब इंटरनल बिहेवियर में क्या आ जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड,
ठीक, सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरा है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अब इन माइंड्स को जो है, कॉन्शियस माइंड से तो जो आप कर रहे हैं वो तो बाहर दिख ही रहा है, पर ये दो जो माइंड काम कर रहे हैं आपके अंदर, इनको स्टडी कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए जो टोटल बिहेवियर जो है पूरा निकल करके नहीं आ पाता है ऑब्जर्वेशन में। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नल बिहेवियर को तो आसानी से देख रहे हैं, पर कंप्लीट इंटरनल बिहेवियर आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेथड समझ में आई होगी। और अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो में साथ में बने रहें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, जो भी जिनके भी सिलेबस का ये पार्ट हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।